ज़रा हटके में खुश आमदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान। हमारा मुल्क एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। ये वो चीज़ है जो हम सारी ज़िंदगी सुनते आए हैं। बहुत अच्छा है जी। हाँ, आज भी हमने ये सुना, आज भी बड़ी तकारीर हुई हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। सैलाब जो आए पिछले साल, उसके बाद हमारे देहातों में जो गरीब लोग थे, कम से कम उनके पास खुराक होती थी, लेकिन आज वो गंदम और चावल के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसे में IMF के साथ हमारे मामलात जो हैं वो ये हुकूमत वापस पटड़ी पर चढ़ाने की कोशिश कर रही है। हम सबको याद है कि इमरान खान साहब के आखिरी दिनों में उन्होंने जो वादे किए थे IMF के साथ, उन्होंने ख़ुद तोड़े। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने कोशिश की कि कश्ती को किसी ठिकाने लगाया जाए। फिर डार साहब आ गए, 5 महीने उन्होंने ज़ाया कर दिए। और मैं आंखों में आंखें डाल के, ठीक है ना, IMF के साथ बात करूंगा। अच्छा, आज जो हुआ है, मिनी बजट प्रेजेंट हुआ है ना, इसकी भी एक थोड़ी सी मुख्तसर टाइमलाइन है कि पिछले हफ्ते हमें बताया गया था, अच्छा कुर्सियां लग गई थी बकायदा, सारे सहाफ़ी पहुंचे हुए थे कि किसी भी वक्त डार साहब आएंगे, विक्ट्री का साइन करेंगे कि जी मैंने IMF को मजबूर कर दिया कि वो हमें कर्जा दे। वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि IMF ने कहा कि सर जी पहले कुछ करके दिखाओ, फिर हम थोड़े से 2-3 पैसे आप। उन्होंने आने से पहले भी कहा कि जी डॉलर को आप छोड़ दें। हाँ, छोड़ दें। वो हमने किया, तब वो आए। कि मतलब घर का पहले पेंट करेंगे, फिर हम दाखिल होंगे आपके घर में। और फिर जाहिर है कि उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है जी, वैसे ही कर देंगे। काफ़ी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा, जाहिर है, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे थे। और फिर ये गए सदर अलवी साहब के पास और कहा कि सर जी अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी करें तो इसको कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप जाएँ कौमी असेंबली, आप जाएँ पार्लियामेंट के पास। तो फिर आज चले गए पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट में आज जो डार साहब ने मिनी बजट पेश किया, उसके 2-3 चीज़ा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम उस पर बात करते हैं। जो मुख्तलिफ इक़दाम हुए हैं उसमें हमने देखा कि सिगरेट और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी में इजाफ़ा किया गया है। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स जो हैं उनमें GST बढ़ाकर 17% से 25% किया गया है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई गई है। जनरल सेल्स टैक्स जो आपको और हमें अफेक्ट करता है वो 17 से 18% किया गया है। और फिर गवर्नमेंट का ये काफ़ी इसरार रहा कि हमने कोशिश की है कि गरीब पर बोझ ना पड़े, मराती याफ्ता तबके पर रहे। तो गरीब के लिए उन्होंने कहा कि जी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसका फ़ंड हम 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर रहे हैं, यानी 40 बिलियन का इजाफा। 40 बिलियन का इजाफा किया। और इसी तरह शादी की तकरीबात के जो बिल होते हैं उनमें भी 10% की शरह से विथ होल्डिंग एडजस्टमेंट एडवांस जो है इनकम टैक्स का नफाज किया गया है। इस तरह के दीगर इकदाम भी हैं। पिछले हफ्ते जब हम यहाँ बैठे थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर खाकान नजीब, वो आज भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन। उनका तजुर्बा है वजारत ख़जाना का, IMF से डीलिंग का। और साथ ही लंदन से ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम सज्जाद अख्तर, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। तो गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करते हैं। मेरा एक सवाल है खाकान साहब से। खाकान साहब, इस वक्त तो जो हम देख रहे हैं, हम जाहिर है कि ये पहला स्टेप है, राइट? और ज्यादातर हम देख रहे हैं 170 बिलियन रुपए के टैक्स लगाए गए ऑन पेपर, लेकिन ये ज्यादातर है जाहिर है इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई मीन इन द सेंस के जो ये हम अभी तवक्को रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो हम हमेशा बात करते हैं कि बहुत सारे पैसे पार्क किए जाते हैं रियल एस्टेट में, इन तरह की चीज़ों में, इस तरह की कोई हम इक़दाम देखने का इम्कान है या अभी इट्स प्रीमेच्योर ऐसी बातें करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तो हम पैच वर्क कर रहे हैं इस उम्मीद में कि हम फंड का जो 9th रिव्यू है उसको कंप्लीट कर लें, ताकि जो 1.2 अरब डॉलर है वहां से आ जाएं और जो हमारा एक्सटर्नल चैलेंज है वो कुछ नीचे आ जाए, डिफॉल्ट रिस्क कुछ नीचे आ जाए। असल बात तो वही है कि आपने काम करने हैं जो कलीदी हैं। ये जो हमने अभी टैक्सेस की शरह में तब्दीली की है कि 17 से 18 सेल्स टैक्स कर दिया। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जहाँ कि हमने वीट, मीट, पोल्ट्री, वेजिटेबल्स, उन पे ये शरह नहीं तब्दील की है। तो ये शरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे तो ज़रूर तब्दील हुई है, पर इन चीज़ों पे, और फिर एक लग्जरी आइटम्स पे हमने कर दिया। एक हेल्थ टैक्स की ज़िम्मन में हमने सिगरेट्स को टैक्स कर दिया। ये थोड़े तो ऐसे चेंजेस हैं जो हमने 4.5 महीने में IMF के साथ ऐसा सेटिस्फैक्शन करना है कि हम उनको साथ रख के ये टाइम पूरा कर सकें। असल बात वही है जो आपने कलीदी की है, और मैंने हमेशा कहा है कि ओनस ऑफ अ डेवलपमेंट फॉर
फॉर एनी वर्ल्ड कंट्री रेस्ट्स ऑन दैट कंट्री। और अगर आप ये बिलीव करें तो फिर आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में मतलब हर उस सेक्टर को टैक्स करना है, इक्वली टैक्स करना है जो कमाई कर रहा है। वो हम नहीं कर रहे और उस पर हम जरूर डिटेल में बात कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तो मेरा एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने वजारत खजाना की टेबल पे बैठ के पहली दफा कैपिटल गेन्स टैक्स भी वहीं पे सजेस्ट किया था। डॉक्टर आसिम सज्जाद अख्तर, हम जब भी ये बजट पेश होता है एक बहुत ही रिवायती सा जुमला सुनते हैं कि इन हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं हो सकता था। आपने इसको बजट को देखा है, ये बताएं ये किस हद तक ये गवर्नमेंट का दावा सही है कि हमने कोशिश की है कि आम आदमी पर कम से कम बोझ पड़े? कोशिश तो वो क्या करेंगे, देखें जब आपके हुक्मरानी का निज़ाम, और असल में मेरा ख्याल है बहस को थोड़ा सा जितना मुमकिन हो सके, जाहिर है वो शॉर्ट टर्मिज्म का हम सब शिकार हैं क्योंकि फौरी तौर पे IMF का अगर कर्जा आएगा तो गुजारा होगा, डिफ़ॉल्ट से बचेंगे। लेकिन ये तो जो आप बता रहे हैं ना, हर दौर में हर साल, और ये तो मिनी बजट है तो एक साल पूरा होने से पहले ही उन्होंने फिर से मजबूर हुए एक्चुअली ये करने पर। तो वो हर दौर में ये ऐलान होता है कि जी हम तो गरीब आदमी को बचा रहे हैं, सबसे ज़्यादा बोझ हम किसी और जगह डाल रहे हैं। बट दिस इज़ एन आई वॉश। आई थिंक अभी जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, इस तरह की चीज़ों पे तो बहस ही नहीं होती। हमारे लिए बजट क्या होता है यार? हमारे लिए बजट होता है कि यार तनख्वाह कब तक चलेगी, बिजली की क्या कीमत देनी पड़ेगी, और जो ग्रोसरी का सामान है वो कितने का है। यार मैं इसी बात पे ना मैं आपको थोड़ा सा कुछ सुनाना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त मुझे वैसे ही सुना रहे हो जो आज मिनी बजट पेश हुआ है उसमें क्या हुआ कि आज अपोजिशन तो थी नहीं, तो कोई शोर वो नहीं मचा, वरना पूरा एक वहाँ पे एक थिएट्रिक्स होता है ना। तो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नूर आलम खान, उन्होंने एक तकरीर की। उसके बाद एक GDA की MNA है सारा बानो, उन्होंने बात करने के लिए इजाज़त चाहिए, स्पीकर ने नहीं दी उनको इजाज़त। वो बाहर आके उन्होंने अपनी कोई भड़ास निकाली। मेरा ख्याल है वो सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आप अपना टैक्स पूरा देते हो, आप डेली कितना टैक्स देते हो? आप एक चीनी लेते हो, पत्ती लेते हो, इवन टूथपेस्ट लेते हो, आप उसके ऊपर भी टैक्स देते हो। जो बड़े बड़े टैक्स चोर इन लोगों ने अपने पास बिठाए हुए सो कॉल्ड अशराफिया, अगर वो अशराफिया तो फिर हम बदमाशी हैं। बदमाश इसलिए हैं कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इतनी मुश्किल हालात में भी जी रहे हैं। ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? हमें तो मर जाना चाहिए, खुदकुशी करेंगे। अब बाप पहले खुद मर जाता था, अब वो बाकियों को भी मार के मरेगा कि ये मरो। शहदादपुर ज़िला में आप पता कर ले, तहसील शहदादपुर ज़िला सांगड़, कि एक हफ्ते में 4 खुदकुशी हुई कि इसलिए कि उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। तो वसत और ज़रार आज जो है ना, इमरान खान साहब भी नमूदार हुए, उन्होंने भी काफ़ी गवर्नमेंट की क्लास ली। उन्होंने कहा जी अब महंगाई भी होगी, बेरोज़गारी भी होगी, सब कुछ होगा। तो ज़ाहिर है कि हमने यही देखा कि इसहाक डार साहब ने जो स्पीच की उसन्होंने सारा मलबा इमरान खान साहब पे डाला। इमरान खान साहब ने कहा कि जो भी हुआ है वो इनका है। अब ये टिपिकल चीज़ है, मेरा ख्याल है कि ये हर मुल्क में इस तरह होता है, पॉलिटिशियन एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। लेकिन अब हम जहाँ पे खड़े हैं, एक इंटरेस्टिंग बात की डार साहब ने आज, कि हमें फिर उन्होंने कहा कि हमें एक नेशनल कंसेंसस करना चाहिए इकोनॉमी पे, क्योंकि घूम फिर के हम सब जाते हैं IMF के पास, घूम फिर के हमें उनकी शराइत माननी पड़ती हैं। तो इस वक्त ज़ाहिर है कि मुझे एक बात बताओ, ये जो नेशनल कंसेंसस है, मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ और आप ज़ाहिर है फिर पैदाइश से सुन रहे होंगे। नहीं, पैदाइश से सुन रहे होंगे। नेशनल कंसेंसस इस बात पे होता है कि ये जो मदें हैं, क्या हमें वाकई इनमें इतने पैसे की ज़रूरत है जितना हम हर साल लगा रहे हैं, या हम इनके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। एक टर्म हम सुनते हैं गैर तरक्याती अखराजात। एक तो होता है तरक्याती अखराजात, वो हर वजारत के तरक्याती अखराजात होते हैं, हर महकमे के, हर इदारे के तरक्याती अखराजात होते हैं, वो तो असेंशियल्स हैं। गैर तरक्याती ये होते हैं कि मसलन अगर मैं डिफेंस बजट की बात करूं तो वो जो गोल्फ कोर्स या जो पेंशन्स हैं या बाकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं या लैंड डेवलपमेंट है, यार ये जो है ये गैर तरक्याती अखराजात हैं। लेकिन हार्ड कोर जो एक डिफेंस नीड्स हैं वो ज़ाहिर तरक्याती अखराजात हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अगर आप ले लें तो उसमें जो माली हैं वो आपने देखा होगा, आप दोनों जो हैं ज़िम्मेदार बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है कि जो माली लोग हैं वो सैकड़ों की तादाद में हैं। वो बंदों के लिए रखे जाते हैं ताकि वो सारा साल वहाँ काम कर सकें और वो कर सकें।
प्रैक्टिकली वो कहाँ होते हैं, प्रैक्टिकली जो ऑर्डरली हैं वो क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इनको, वैसे तो बज़ाहिर छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, इनको अगर जमा कर लिया जाए, और मेरे ख्याल में वो जो सब्सिडीज का मसला है $17.5 बिलियन की, उन पे हाथ डाल दिया जाए तो यार ये चू चू चा की जरूरत होगी नहीं। यही बात नूर आलम साहब ने भी की है एक लिहाज से, और उनका कहना है कि जी आप अफसरान को तो आप 1300 यूनिट मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अवाम के आप प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो अगेन देखिए अभी पैचवर्क ही चल रही है, राइट। जो असल डिस्टॉर्शन, नीयत भी यही है, नीयत भी है, वैसे बात सही है। डॉक्टर आसिम सज्जाद, आप बात कर रहे थे जब ये सिलसिला मुनक़ता हुआ, आप प्लीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, मैं आपकी अभी आखिर में जो बात सुन रहा था, बात कुछ यूं ही है जो आप दोस्त कर रहे हैं कि जो बुनियादी बातें हैं और बुनियादी जो मसला है हमारी मईशत का, उसको जब तक आप छेड़ेंगे नहीं, तो बाकी तो पैच वर्क तो चलता रहता है, और वो इसी तरह चलता रहता है कि आपको हर थोड़े अरसे के बाद किसी क्रेडिटर के पास जाना पड़ता है, वो IMF हो या बायलैटरल डोनर्स हो। जो भी डोनर्स हैं आप जानते हैं कि ना, देयर इज नो फ्री लंच, भी आपको मुफ्त में तो पैसा देता नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो साफ जाहिर है वो जब आपको कहते हैं टैक्स लाफिज करो, ये करो वो करो, ताकि, और वो क्यों कह रहे हैं माइंड यू, ये जो 1.2 अरब आपको मिलेंगे वापस, यानी कि वापस क्या, जो IMF आपको रिलीज करेगा, इसमें बेशतर हिस्सा तो दूसरे कर्जों को निपटाने के लिए आप फौरन ही, यानी कि आपके सिर्फ बैलेंस बुक्स में एक मद से दूसरे मद में जाएंगे ये पैसे, कोई आपको नगद पैसे तो मिलने वाले नहीं। आप इतने मकरूज हैं, तकरीबन $40 अरब के हम मकरूज हैं मुख्तलिफ डोनर्स के। तो इसलिए अब जब तक आप अपने मईशत के ढांचे को तब्दील नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी का मामला हो, वेल्थ मजमूई तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, जिसमें आपने पैदावारी गैर पैदावारी अखराजात की भी अभी जिक्र किया, बल्कि मैं तो कहूँगा आपकी बात में इजाफा, गोल्फ क्लब और हाउसिंग स्कीमें अपनी जगह, और सीमेंट और फर्टिलाइजर के कारोबार अपनी जगह, लेकिन इवन जो हम जिस मद में ये पैसे खर्च करते रहे दिफा के, वो तो हमें हिंदुस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान से दोस्ती की पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि उसकी भी जरूरत कम हो जी। तो ये वो सवाल हैं और ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिसको अगर हम छेड़ेंगे नहीं या बात नहीं करेंगे। ये एक अलग बात है इस वक्त जो हुक्मरान जमातें हैं, चाहे वो इस इख्तिलाफ वाली हों या इक़्तिदार वाली, क्या उनके अंदर विल है सब कुछ कहने की और करने की, ये एक अलग बात है। और उसके लिए तो हमें मुतबादल सियासत की तरफ देखने की जरूरत है अगर हम चाहेंगे कि ऐसा कभी मीडियम टर्म में इस तरह की बातें भी हों और इस तरह की चीज़ों पर अमल दरामद भी। दैट इज़ अ गुड पॉइंट। नाउ खाकान साहब, अब मैं आपकी तरफ ही आऊँगा और मुझे पता है कि ये बात हमने मेरा ख्याल है कि शायद कोई 2 दर्जन बार सिर्फ आपके साथ ही की होगी कि क्या विल है, अब विल से पहले क्या रियलाइजेशन है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है कि हमारी पूरी मईशत का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, इसको तब्दील करने की कोशिश है। हम सिर्फ पैचवर्क, हम सिर्फ फायर फाइटिंग, किश्ती डूब रही है, हम सिर्फ उसमें से पानी निकाल दें, जो छेद है उसकी तरफ कोई नजर, किसी की नजर ही नहीं है क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं है। तो आप तो इनसाइडर रहे हैं, यू हैव बीन पार्ट ऑफ पॉलिसी डिस्कशंस। कहीं आपके अलावा किसी ने ये पॉइंट रेज भी किया है कि यार हो सकता है कि हमें पूरे स्ट्रक्चर को ही तब्दील करना पड़े, और अगर किसी ने कोई पॉइंट रेज किया है तो उसके बाद क्या हुआ? मैंने एक आर्टिकल आपके अखबार में लिखा, उसका टाइटल है ट्रूली अनलकी, और यूजुअली मैं ऐसा टाइटल नहीं देता, दैट्स नॉट द वे आई राइट। उसमें मैंने ये बयान किया है कि पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा ये सोच रखते हैं कि शायद लीडरशिप नहीं सोच रही, बहुत सी कबातें आ रही हैं। मेरे ख्याल में, और मेरा मतलब 1 दहाई से ज़्यादा का तजर्बा है पाकिस्तान के साथ और मतलब 1 दहाई से ज़्यादा बाहर के ममालिक के साथ, कॉम्पिटेंस इज़ द कोर इशू व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेक द राइट कॉल्स। मेरा नहीं ख्याल कि ये इशू जो है ये सिर्फ विल का है। विल अगर है भी तो उसकी डिलीवरी करने के लिए या उस सोच को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आपको एक कॉम्पिटेंस लेवल चाहिए, एक सर्टेन बेंचमार्क चाहिए। पाकिस्तान में अगर डेग्रेडेशन हुई है, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो हमारे स्कूलों का तालीम हो, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारी ओवरऑल कोई भी इदारा हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उसकी प्रोडक्टिविटी, पैदावारी सलाहियत हो, अगर आपकी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की हो, अगर इन सब चीज़ों को आप देखें तो कॉम्पिटेंस पाकिस्तान का कोर इशू है। मेरे ख्याल में तो रिपेयर शुरू ही यहाँ से होना चाहिए। हम अपनी थिंकिंग आउटसोर्स क्यों करते हैं?
इसलिए कि हमारे पास, आप ये जरा हैरान हो, पाकिस्तान ने अभी फ्लड्स की एक रिपोर्ट लिखी, वो सारी रिपोर्ट, कभी आप कहते हैं यूएन ने, डीपी ने हेल्प की, कभी कहते हैं वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की, कभी कहते हैं एडीबी ने हेल्प की, और आखिर में ये भी हम कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन का भी एक हिस्सा था। पहले तो पाकिस्तान को ना अपनी थिंकिंग को रिक्लेम करना है कि हमने सोचना खुद है, हमने अपने एनर्जी सेक्टर का अगर आर्किटेक्चर तब्दील करना है ना, तो हमने ये नहीं कहना कि कोई आगे हमें ये बताए कि कॉर्पोरेटाइज कर दो वापडा को, हमें खुद सोचना है कि हम कैसा एनर्जी सेक्टर चाहते हैं, फिर हम पहुंचेंगे कि हमने उसका करना क्या है। अच्छा, अब दूसरा हमें ये सोचना है कि ये जो एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत है, मैं एक फिगर हमेशा कोट करता हूं, चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, मतलब इसमें कोई शक नहीं, वो 9 टन पर हेक्टर एग्रीकल्चर में कॉटन उगाते हैं, आप 1.7 टन पर हेक्टर उगाते हैं। आपने अगले 5 साल यही सोचना है कि भाई हम चीन के पास कैसे चले जाएं कि हम भी 9 टन पर हेक्टर उगाएं। आपने क्या काम करना है? फिर आपने ये सोचना है कि यार ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसको अभी आप मतलब हैरान होंगे कि 118 अरब रुपए की हमने एक्सपोर्ट की एक सब्सिडी दी हुई थी। यार इनको बुला के हमें कहना है यार हम एफिशिएंसी मेजर्स क्या ले सकते हैं, पैदावार की सलाहियत को कैसे बढ़ा सकते हैं आपकी। और ये ठीक बात है कि हम दुनिया को बेचना चाहते हैं कुछ, ये तो नहीं हो सकता कि हम 10% ऑफ जीडीपी पे हैं जबकि हम इंपोर्ट करते हैं 22% ऑफ जीडीपी। सो ये खसारा ही चलता रहेगा। तो हमें बिल्कुल सोचना है कि ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से क्या हमने आखिर निकालना है। वीट हम इंपोर्ट करते हैं, दालें हम इंपोर्ट करते हैं, कॉटन हम इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। और फिर आपने एक चीज सोचनी है कि यार ये कैसे हो सकता है कि सारे पाकिस्तान का जो मेजर पैसा है वो रियल एस्टेट में पार्क हो रहा है, पर मैं अंधों की तरह ये देखता चला जा रहा हूं कि मैंने उसको टैक्स नहीं करना, मैंने प्रॉपर्टी को भी नहीं करना, कैपिटल गेन्स को भी नहीं करना, यानी कि जो मैं मुनाफा कमा रहा हूं मैं उसको भी नहीं करना। देखिए ये सोच अब आनी पड़ेगी। मुल्क चलेगा इसलिए नहीं कि दोस्तों ने आपको कह दिया कि भाई अपना घर ठीक कीजिए। अच्छा, अब आप फिर ये कहिए कि आपके एफडीआई कहां से आए। देखिए ना, एफडीआई तो तभी आएगी, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना कि यहाँ पे कोई आए और कहे कि मैं कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, ऐसा भी नहीं हो। आप कोशिश ये करें कि जिस तरह टेलीकॉम को आपने प्राइवेटाइज किया था, ये कुछ अदारे ऐसे जो आप नहीं चला सकते उसको थोड़ा सा बेचें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मोनोपोलीज को कन्वर्ट कर दें प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज में, कंपेटिटिव मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करें जिसमें ये। अच्छा, आखिर में मैं ये कहूंगा कि आपको 2 चीजें और करनी है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेंशन्स का जो बोझ है ना वो सारा अपने ऊपर उठाएं, फिर ये कहें कि जब हम रिटायर होंगे तो उनके जो स्पाउस है वो भी पेंशन लेगी जब या लेगा, और जब वो नहीं रहेंगे तो उनकी 26 साल तक औलाद भी रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब ना हमारे पास सकत है ये करने की। फिर पीएसडीपी को ठीक करें, अपने मार्कअप इतना जो जा रहा है ठीक करें। एक मैं आपके सामने रख रहा हूं चीज जो जरा कंट्रोवर्शियल है, पर मेरा ख्याल है कि अब शायद उसके बाद बगैर बात बनेगी नहीं, और वो लोग बात नहीं करते, बट आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू डू सो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 55 लाख बच्चे पैदा करें, आप 2.5% पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं और ये कहें कि स्टेट आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देती चली जाए और आप ये गुजारा करते चले जाएं। इस पे तो कोई दो राय नहीं है। आसिम, आपकी तरफ अब डॉक्टर साहब ने बार बार कहा क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस और कि हमने अपनी सोच तब्दील करनी है। अब एक लिहाज से आप क्योंकि प्रोफेसर हैं तो आप लोगों को सोचना ही सिखाते हैं, तो मैं आपकी तरफ आ रहा हूं कि यार कोई उम्मीद आपको नजर आती है जब आप अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, कॉम्पिटेंस, नए आइडियाज, इनको हमारे तालीमी माहौल में फरोग भी दिया जाता है या नहीं? और क्या जो आपके जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट हैं वो यही होगा कि वो अमेरिका चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, जहां पर भी नौकरी मिली? आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये तो खैर एक अमूमी मसला तो है, ब्रेन रेंज जिसको कहा जाता है, और वो आजकल के माहौल में तो मेरा ख्याल है ज़्यादा ही बढ़ेगा। जिस तरह की डूम एंड ग्लूम सिनेरियोज पे हम और आप तबसरा करते रहते हैं, लेकिन मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता नहीं है कि हमारा बुनियादी मसला टेक्नोक्रेटिक है, ये कॉम्पिटेंस का है। कॉम्पिटेंस का मसला अपनी जगह है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये पॉलिटिकल विल का मसला है। देखिए, ये पूरी दुनिया का तजर्बा है, तारीख का तजर्बा है कि जब आपने जो बात मैंने शुरू में की थी कि अगर आपने माशी ढांचे को तब्दील करना है, यानी कि आपने प्रॉपर्टी रिलेशंस को तब्दील करना है, आपने पावर के, हम माशियात की जब बात करते हैं तो हम सियासी, मैं तो कम से कम जब मेरा मुराद होता है सियासी माशियात, उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। These are not just questions of competence या टेक्निकल एक्सपर्टीज, बल्कि टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले तो IMF वाले हैं ना, जो आपको सुबह शाम दाव पे बताते रहते हैं
लेकिन उनके मफादात भी तो है ना, वो सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो नहीं है, वो क्रेडिटर्स, वो अपना कर्जा वापस लेना जानते हैं। वो इसलिए आपको कहेंगे कि आप जीएसटी बढ़ाकर कर्जा वापस करें, लेकिन आप करें जरूर। यानी कि वो अपने सियासी मफादात या अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आसानी से क्लियरली जानते हैं और उसको बयान भी करते हैं। अब हमारा क्या है मसला कि हमारे हुक्मरान, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वो पीटीआई हो या पीडीएम, ऐसा नहीं है कि उनका आज भी आपने मिनी बजट में देखा तो एक वजीर खजाना कह रहा है कि जी ये सब कुछ उनका किया धरा है। तो इन दोनों के पास कहने के सिवा ये है, और फिर सबसे जो बड़े ऊपर बैठे में उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है क्योंकि वो नाजुक दौर का हवाला हमें देते रहते हैं सुभाष नाम। डॉक्टर साहब, व्हेन यू हैव नो पॉलिटिकल विल, तो फिर आप कैसे सही कॉम्पिटेंस, एक्चुअली विल और कॉम्पिटेंस इशू ऐसा है कि इस पे हम काफी लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। गल मुकात थी उन्होंने, हाँ, बात उन्होंने कर ली, दोनों ने अपनी बात रख ली। तो छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो हम बात करेंगे हमारे यहाँ जो ऑयल पेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं लोगों की सेहत के साथ। वेलकम बैक। और अभी हम बात कर रहे थे मईशत के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, और अगर ये आप माइक बंद कर दें, आवाज़ में आ रही है, थैंक यू। लेकिन और ज़ाहिर है कि कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अब हम बात करेंगे पेंट की। वही पेंट जो स्टूडियो की दीवारों पर लगा हुआ है, जो यकीनन आपके घरों की दीवारों पर, हमारे दफातर में, हमारे बच्चों के स्कूलों में। और क्यों हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, सुन लीजिए। एक स्टडी हुई है आगा खान यूनिवर्सिटी और लेड एक्सपोजर एलिमिनेशन प्रोजेक्ट है एक, लीप के नाम से, उन्होंने मिलकर एक स्टडी की है और 60 पेंट्स 21 ब्रांड्स की जानिब से, और ये हम ऑयल पेंट्स की बात कर रहे हैं जो दीवारों पर होते हैं, उनको टेस्ट किया गया है। और क्या पता लगा कि 40% इन पेंट्स में शीशे की मिकदार इस हद तक है कि वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बल्कि कुछ पेंट्स में तो 1000 गुना वो मिकदार है जो आलमी इदारा सेहत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंसानी जान को खतरा के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है कि कुछ माह कबल डॉक्टर प्रोफेसर नौशीन जैदी को हमने यहाँ पर इनवाइट किया था, जिन्होंने एक स्टडी की थी शादमान में, लाहौर के शादमान इलाके में, मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पर पता लगा कि कहीं कहीं शीशे की मिकदार पानी में और ज़मीन में मेरा ख्याल है कि लीगल लिमिट से 1 लाख गुना ज़्यादा थी। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इमरान खालिद, डायरेक्टर गवर्नेंस एंड पॉलिसी एट वर्ल्ड लाइफ फ्रंट पाकिस्तान, वो भी इस रिपोर्ट में शामिल हैं अमंग द राइटर्स, और डॉक्टर जफ़र फातमी साहब, प्रोफेसर ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज एट आगा खान यूनिवर्सिटी। खालिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो मैंने थोड़ा सा तो डिटेल बताई है इस रिपोर्ट के बारे में, अगर आप मज़ीद हमें बता सकें कि कितने टेस्ट हुए हैं, कितने पॉजिटिव आए हैं, और इन नताइज से इनसे हम क्या नतीजा निकालें। जी, ये जो रिपोर्ट है इसको आगा खान यूनिवर्सिटी ने लीड किया था विद द लेड एलिमिनेशन प्रोजेक्ट। मेरा इसके साथ ताल्लुक़ ये है कि व्हेन आई वाज एट SDPI अ फ्यू इयर्स बैक, तो हमने भी एक रिपोर्ट इसी तरह की थी, और जो फाइंडिंग्स हैं वो बिल्कुल वेरी सिमिलर हैं। यानी कि तकरीबन 40 से 50% जो पेंट मार्केट में अवेलेबल है उसके अंदर लेड का कंटेंट बहुत हाई है। हमारे यहाँ एक लिमिट मुख्तस कर दी गई है, दैट इज़ एट 100 पार्ट्स पर मिलियन अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। ये वो हद है जिसको हम अबूर नहीं कर सकते, उससे आप आगे जाएंगे तो वो डेंजरस होगा। अनफॉर्चुनेटली जब हमने टेस्टिंग की, और अब डॉक्टर साहब भी बताएंगे आपको कि जब इन्होंने भी टेस्ट किया तो जो कलर्ड पेंट्स थे फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पर 1000 गुना ज़्यादा लेड की क्वांटिटी पाई गई एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड ऑफ दैट हैज़ बीन पुट अप बाय द PSQCA। तो कहने का मकसद ये है कि जी हमारे पास लॉज भी हैं, हम लोग उसको लिमिट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, वो इस लॉ की कदर नहीं कर रहे, इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, और इसके जो असरात हैं वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर होते हैं, और
इसके जो उनकी जो लर्निंग होती है उसके ऊपर होते हैं, एंड दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। आपका क्या ख्याल है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्यों इतना लेड जो है शामिल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट में, उनको क्या फ़ायदा नज़र आता है? जी अब जो है जी, एक तो इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द कलर। फॉर एग्जांपल येलो के अंदर ये जो पेंट है जिसको मैं 1000 गुना ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, और यही जो अब रिसेंट स्टडी आई है उसमें भी शो किया गया है कि वो येलो पेंट में लेड की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। इट इज़ प्राइमरीली बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स द पेंट्स, मतलब रंग उठता है, रंग से उठता है बेसिकली। उसका रंग उठता है और उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा रहता है। और शायद जब आप ये कर रहे हो तो आपके जो पैसे हैं कुछ वो भी बचत हो रही होगी जिसकी, और अगर उनको पता है कि ओवरसाइट भी नहीं है, जब ओवरसाइट नहीं है तो फिर हम लोग ये चीज मतलब ओवरसाइट से आपकी मुराद है, क्योंकि पूछने देखने वाला तो है नहीं। डॉक्टर फातमी, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। अभी खालिद साहब ने बताया था कुछ, मतलब ब्रीफली हमें बताया था कि लेड एक्सपोजर के असरात क्या होते हैं। मैं आपसे थोड़ी सी तफसीली ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो मैं पता है कि देखें, अगर शीशा पानी में है तो वो तो आप डायरेक्टली आपके जिस्म में जा रहा है, अगर ज़मीन में है तो आप उसको कांटेक्ट कर रहे हैं, अगर पेंट में है तो वो एक तो वो ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रहा है और क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे अंदर जाता है। जी तो पहले जो आपने पूछी कि इसको हेल्थ के बच्चों पे या दूसरे लोगों पे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हेल्थ पे हमल से लेकर, यानी कि बच्चे की जो अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट है और ब्रेन डेवलपमेंट है, हमल से लेकर 5-6 साल तक का बच्चा जो है उसमें ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। मेनली 6-7 साल के बाद फिर फर्दर ब्रेन में डेवलपमेंट नहीं होती है, उसमें लर्निंग होती है मज़ीद। ये जो पीरियड है बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है। इसमें अगर शीशा जो है जिस्म में दाखिल हुआ और उसकी ब्रेन पर इम्पैक्ट करता है तो परमानेंट डैमेज जो है हो जाता है ब्रेन का, जिसकी वजह से उसका जो आप कह सकते हैं जहनी सलाहियत, स्कूल में काम करने की सलाहियत, आगे काम करने की सलाहियत एज एन एडल्ट भी बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। तो उसका IQ जिसे हम कहते हैं, जहनी सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। ये तो एक मेजर इशू है। लेकिन उसके अलावा दिल की बीमारियां ज़्यादा होती हैं उन लोगों में या बच्चों में आगे चल के जिनको शीशे की एक्सपोजर होती है चाइल्डहुड में। गुर्दे की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। हालांकि इसी तरह से बहुत सारे और अमराज हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेड का होता है, लेकिन मेजर जो इसका इम्पैक्ट है वो ब्रेन डेवलपमेंट है। ठीक है। दूसरा जो अच्छा सॉरी डॉक्टर फातमी, सॉरी एक यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आपकी बात मुकम्मल। ज़ेर बहस है ये रिपोर्ट के जो प्लास्टिक इमल्शन पेंट्स या हम जो दीवारों पे पेंट्स करते हैं, ऑयल पेंट्स घरों में, उनमें जो शीशे की मकदार है वो जो ज़रूरी मकदार है उससे 1000 गुना ज़्यादा तक पाई गई है, तकरीबन आधे से ज़्यादा ब्रांड्स में। और हम उसकी वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या है। डॉक्टर इमरान खालिद हमारे साथ हैं, डॉक्टर ज़फ़र फातमी हमारे साथ हैं। बचपन में मैं एक मुहावरा सुनता था, शीशा पिलाई हुई दीवार। तो आज समझ में आ रहा है कि ये शीशा पिलाई हुई दीवार का मतलब क्या होता है। मतलब पेंट में शीशा इतना ज़्यादा है, लेड इतना ज़्यादा है कि फिर वो शीशा पिलाई दीवार ही ज़ाहिर हो जाती है। डॉक्टर फातमी, आप नुकसानात बता रहे थे, कुछ तो आपने बता दिए थे, कुछ आप कंटिन्यू करें प्लीज़। हाँ, तो मैंने नुकसान बता दिए, लेकिन जो आप ये कह रहे थे कि ये बच्चों में पहुँचता क्या कैसे, तो बच्चों में पहुँचने की वजह ये है कि जो पेंट है वो थोड़ा थोड़ा जो भी झड़ता रहता है वो ज़मीन पे गिरता रहता है, घर की फ्लोर पे जो फर्श है वहाँ पे नजर। अच्छा, बच्चा जो है, जो मैंने जैसे कहा कि छोटा बच्चा ख़ास तौर से वो क्रॉल करता है और उसकी हैंड टू माउथ एक्टिविटी बहुत होती है। जो चीज़ उसने उठानी है बिल्कुल मुँह में डालनी है, हाथ उसने हर जगह ज़मीन में, ज़्यादातर वो ज़मीन के साथ रहता है। तो जितनी भी पेंट, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इसी वजह से बच्चों में ज़्यादा होता है कि जो भी चीज़ ज़मीन में गिरेगी, ज़मीन से बच्चे का ताल्लुक़ बहुत क्लोज है, आप ये समझ सकते हैं। तो उसका जितना भी पेंट है, हमने एक और स्टडी की थी जिसमें हमें ये पता चला कि ओवरऑल जो पेंट की मकदार, वो सॉरी शीशे की मकदार जो ब्लड में बच्चों के पाई जाती है उसका तकरीबन 30 से 35% सिर्फ पेंट से पहुंचता है। उसके अलावा उसके फूड और दूसरी सोर्सेज है, वाटर सोर्सेज जैसे आपने जिक्र किया,
तो ये एक मेजर इशू है, इसलिए कि सांस के जरिए भी होता है। अगर आपने घर में पेंट किया हुआ है और बच्चे हैं तो क्या? बिल्कुल सांस के जरिए, ड्राई, इसलिए कि हवा में जो डस्ट उड़ रही होती है उसमें भी होता है। अच्छा, एक मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने रिपोर्ट शाया की है, इसमें आपने अपने ब्रांड्स का नाम नहीं लिया। काफ़ी लोग जो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि जी कि कौन सा ब्रांड हम आइंदा ना लें, कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रांड? इसकी कोई ख़ास वजह कि आपने ब्रांड्स का नाम नहीं लिया? हाँ, इसमें देखें, हमारी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एथिकल रिव्यू कमेटी होती है। अब ज़ाहिर है हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें वो कुछ जिम्मेदारियां हमें भी लगाई जाती हैं कि आप डायरेक्टली इस तरह से ब्रांड को आप तशहीर नहीं कर सकते। हाँ, उसकी जो लिस्ट है डेफिनेटली जहाँ अथॉरिटीज़ को हमें देने की ज़रूरत है, इसलिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो हम डायरेक्टली हमने PSQCA से शेयर की हैं ताकि उसको उस पर एड्रेस करें। लेकिन ये कि जब हम पब्लिश करने जा रहे हैं इंटरनेशनली, ज़ाहिर है ये पेपर हर जगह पे एक्सेसिबल होगा, तो हम उसको डायरेक्टली नेम जनरली हमारी एथिक्स कमेटी उसको मना। अच्छा, मैं एक सवाल, डॉक्टर खालिद, आपकी भी एक रिपोर्ट थी, आप अभी जिक्र कर रहे थे ना SDPI वाली, और मेरा ख्याल है कि 2016-2017 में आई थी, उसमें भी आपने ब्रांड्स को तो नेम किया था अगर मुझे दुरुस्त याद है। उस वक्त भी अथॉरिटीज़ के पास यकीनन गई होगी, उनके नज़रों से सामने से तो गुजरी होगी ना, तो 6-7 सालों में तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे पानी के ब्रांड्स नेम किए जाते हैं, BCSIR वगैरह नाम देता है। जी खालिद साहब। जी, देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी इस पे काम कर सकते हैं, देव रिकग्नाइज्ड इट। अब इस जो रीसेंट रिपोर्ट के आने के बाद उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आई है। हम लोग चाह रहे हैं कि पेंट मैन्युफैक्चरर्स इसको आगे लेके चलें और उसके ऊपर अपने जो लेड की कंटेंट है उसको एलिमिनेट करें, बट वो हो नहीं रहा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि PSQCA एक तरह से अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करे। PSQCA क्या है सर? पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है जी। ये जितनी भी आपके खाने पीने की चीज़ें होती हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं, अब मतलब उसके अंदर वो क्वालिटी कंट्रोल उसका होता है और उस पर उनका एक तो सर ये बताएं ना, ये जो है रेगुलेशन का इशू है, कॉर्पोरेट ग्रीड का इशू है, क्या है? मतलब हु विल इट इज़ अ रेगुलेशन इशू जी। रेगुलेशन इशू है क्योंकि लॉ तो हमारे पास मुख्तस हो चुका है। आज से कोई 20 साल पहले हमने लेड को अपनी गैसोलीन से भी एलिमिनेट कर दिया था। वो भी अब डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं उसको। उस पर कुछ काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट्स आई थी जिससे ये देखा गया था कि जी पुलिस वाले जो सड़क पे होते हैं उनको किस तरीके से लेड एंड गैसोलीन अफेक्ट करता है, वो अब हमने एलिमिनेट कर दी। दुनिया भर में हो रहा था, लेकिन पेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया भर में अब हो चुकी है और हमारे भी लॉज हैं, लेकिन हम उस पर नहीं कर पाए। एंड दैट इज समथिंग जो कि सिर्फ रेगुलेशन है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हम उसको आगे लेके चलें तो ये हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा तकरीबन 40% पेंट्स में लेड की कंटेंट हाई है, बाकी 60%, 55% में वो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस। सो दैट मीन्स कि ये हमारे पास कैपेसिटी है। अब कोई उसमें वो अमल दरामद नहीं कर रहा तो वी शुड बी अमल दरामद एक चीज़ है, लेकिन बतौर आम शहरी मुझे कैसे पता चले कि मुझे अब कौन सा पेंट खरीदना है जिसमें लेड की मकदार जो है वो उतनी है जितनी होनी चाहिए? मैं कहाँ से हासिल करूँ ये ताकि आपके बच्चे सेफ हों? ये जो सवाल है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि जब हमने स्टडी की थी तो उसमें उन पेंट्स में जहाँ पे लिखा हुआ था कि जी इसमें नो लेड है, उसमें भी हमें उसमें लेड पाया गया था। तो दैट फॉल्स अपॉन द पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। तो क्या वाटर पेंट्स इस्तेमाल करें, क्या करें जब तक तय नहीं हो जाता? क्या करें, मशवरा क्या है आपका? मशवरा यही है कि जी हम उनको रिक्वेस्ट की जाए अथॉरिटीज़ को कि वो इस पे अपना जो उनकी मैंडेट है उस पे हम खुद क्या कर सकते हैं? मतलब ये सवाल क्या कर सकते हैं? वाटर पेंट्स इस्तेमाल करें, अगर वाटर पेंट इस्तेमाल करें तो क्या उसमें लेड नहीं होगा? इसका एक चीज़ है इसके अंदर जो चीज़ कर सकते हैं, जिस तरह के डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि जब वो ड्राई पेंट होता है, चिप हो जाता है और वो गिरता है तो वो दैट बिकम्स वेरी हैजर्डस। तो इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब वो हमें लगे कि वो चिप होने लग गया है, वहाँ से ड्राई होकर वो क्रैक हो रहा है और गिरेगा, तो हम उसको एक और कोट लगा दें
वो, लेकिन वो टेम्परेरी मेजर है, वो परमानेंट मेजर नहीं है। उसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग टोटली एलिमिनेट। अच्छा डॉक्टर फातमी, लास्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? आप PSQCA को भेजेंगे क्या? आप लेड मैन्यू जो ये कंपनीज हैं उनको भी अप्रोच करेंगे कि जी कोई मिलके कोई मुतबादल निकालते हैं? बिल्कुल। तो एक इसमें जैसे इन्होंने, इमरान साहब ने बताया कि ये कलर पिगमेंट के तौर पे यूज़ होता है, एंटी कोरोसिव के तौर पे यूज़ होता है, और इसके ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, थोड़े से महंगे हैं लेकिन अवेलेबल है। जो लीप का जो मेन मकसद ये भी है कि आइडेंटिफाई करके छोड़ देना नहीं है, उनको कंपनीज को बुला के ट्रेन करना है और उनको बताना है जैसे दुनिया भर में दूसरे ऑल्टरनेटिव यूज़ हो रहे हैं एंटी कोरोसिव या कलर पिगमेंट, उसको आप यूटिलाइज करें। अब जैसे जो हमारी लोकल कंपनीज हैं उसमें तकरीबन 60% ये हाई लेड लेवल्स था, लेकिन मल्टीनेशनल में भी तकरीबन 7 से 10% ऐसे सैंपल थे जिसमें के हाई लेड लेवल्स। तो आप ये जो कह सकते हैं कि मल्टी, जो आप पूछ रहे थे कौन सा इस्तेमाल करें, एक तो ये कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने PSQCO को दी हुई है, उनको अब उनकी अथॉरिटी है कि वो उसको पब्लिश करें या उनको डायरेक्टली कंफर्म। इसका मतलब ये बहुत सोसाइटी का प्रेशर चाहिए कि मैं एक्शन दूं। PCQSA वालों को से बात करते हैं डायरेक्ट, रेगुलेटर्स है ना, जब एक दफा इनके हाथ में वो रिपोर्ट आ जाए कम से कम वो ब्रांड्स बता दें, उनमें ये इतना तो पता होना चाहिए। जैसे पानी के सैंपल्स का बताते हैं, पानी के सैंपल्स तो पब्लिश हो जाते हैं, अगर PSQCA पब्लिश करे तो सही है, और ये ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।